आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में, जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। देखिए, मैं अपना सारा काम छोड़कर आपसे मिलने की खातिर यहाँ पर आ गई हूँ और आप भी हमारे लिए आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं ना। तो चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए। एक सुनहरा ख्वाब कामयाब इंसान बनने का हर कोई बुनता है, लेकिन खुद की पहचान सिर्फ वो बना पाते हैं जो भीड़ का हिस्सा ना बनकर अपनी कामयाबी की इबारत खुद लिखने का मादा रखते हैं। और यही दम और जज्बा निखत जरीन के ख्वाबों में ही नहीं बल्कि उनके मुक्के में भी नजर आया। 14 जून 1996 को आंध्र प्रदेश के निजामाबाद में पैदा हुई निखत जरीन ने 2022 में IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर हमेशा के लिए अपना नाम खेल की तारीख में दर्ज करवा लिया। बॉक्सिंग की गोल्डन गर्ल के नाम से शोहरत पाने वाली निखत जरीन ने 2011 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मुल्क के नाम करके इस बात का एहसास लोगों को दिला दिया था कि ये तो बस शुरुआत है। मैरी कॉम को अपना आइडियल मानने वाली निखत जरीन को शुरुआत में बॉक्सिंग करते देखकर लोग तीखी बातें किया करते थे, कभी उनके शौक को लेकर तो कभी उनके कपड़ों को लेकर। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज कर निखत ने अपने ख्वाबों का दामन थामे रखा और मेहनत की मशाल रोशन किए इस सफर पर आगे बढ़ती ही गयी। अपनी इस मुहिम में भले ही उन्हें अपनों का साथ न मिला हो, लेकिन उनके वालिद ने हर कदम पर उनकी हौसला अफजाई की। निखत की कामयाबी खवातीन के लिए एक मिसाल है कि मुट्ठी में इरादों की ज्वाला कैद करके किस तरह मुश्किलात को चुनौती दी जा सकती है। नाज़रीन, हम आपको हर उम्र और हर प्रोफेशन से जुड़ी मोटिवेशनल स्टोरी इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपके जो ख्वाब है, स्पेशली खवातीन के जो ख्वाब हैं, उन्हें वो पूरा कर सके, हालात से लड़ने की हिम्मत ला सके, इरादे बुलंद कर सके। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक दफ़ा फिर से हम जानकारी लेंगे पेट से जुड़ी, और इसके लिए हम आपको लेकर चलेंगे नम्रता जी के पास। इसके बाद हम चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़ी कुछ जानकारियां हासिल करेंगे और सबसे आखिर में हम जानेंगे सेहत से जुड़ी कुछ बातें। नाज़रीन, हमारे किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेहत के लिए तो बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन उनको एक साथ मिलाकर खाना नुकसानदेह होता है। ऐसी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए ये सारी बातें जानने के लिए हम स्टूडियो से बाहर निकलते हैं। नाज़रीन, पिछली दफ़ा हम आपको लेकर आए थे नम्रता जी के पास, जिन्होंने हमें पेट से जुड़ी काफ़ी जानकारी फराहम की थी। एक मरतबा फिर हम आपको लेकर आए हैं नम्रता जी के ही पास, तो आइए करते हैं उनका खैर मकदम। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से। थैंक यू सो मच। नम्रता जी, पिछली दफ़ा आपने हमें पेट से जुड़ी बहुत सारी मालूमात फराहम की थी कि हम अगर पेट घर में ला रहे हैं तो उसका ख्याल कैसे रखा जाए, किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक हम पेट घर में ले आए हैं, ठीक है, अगर सपोज़ कीजिए बिल्ली है तो उसकी जो टॉयलेट हैबिट होती है उसको हम अरेंज कर सकते हैं। एक लेटर बॉक्स होता है, उसमें वो टॉयलेट वगैरह वो कर लेती है। लेकिन अगर हम डॉग घर में लेकर आ रहे हैं तो उसकी जो टॉयलेट हैबिट है उसको हम मैनेज कैसे करें? क्या उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है? कैट्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है। आप कैट्स के साथ जो है उनका लेटर बॉक्स होता है तो कैट्स को ये ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। बट डॉग्स के साथ क्या है, आप उनको बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हैं। लाइक आप उनको घर की ट्रीट देकर आप उनको जो है पीक और ये चीज़ आप सिखा सकते हैं। तो डॉग्स के साथ ज़रूरी नहीं है आप उनके लिए ट्रेनर्स रखें, बट आप डॉग्स को जो है आप खुद से भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो कोई इतना मुश्किल नहीं होता डॉग्स को ट्रेनिंग देना। अगर हम घर के प्रोटेक्शन की बात करें तो डॉग्स काफ़ी लॉयल माने जाते हैं, वफादार माने जाते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि कितनी वफादारी इनके अंदर होती है अगर हम पेट पाल रहे हैं तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डॉग जो है एक लॉयल्टी में सबसे टॉप पे आता है। डॉग जो है बहुत लॉयल होता है, और अगर आप डॉग को अगर आप घर पे रख रहे हैं, उसको एज अ पेट आप उसको रख रहे हैं, तो आप बहुत निश्चिंत हो जाइए कि आपको डॉग जो है
प्रोटेक्शन नहीं देगा। डॉग्स जो हैं अपने ओनर के लिए कितने प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव एंड ओवर पोजेसिव होते हैं। तो अगर आप घर पे आराम से सो रहे हैं, और डॉग्स का क्या है कि इनके कान बहुत पतले होते हैं, इनकी बहुत छोटी सी भनक भी इनको सुनाई दे जाती है। अगर आप आराम से सो रहे हैं और डॉग्स को कोई भी छोटी सी भनक आई तो ये बाग करके उसको भौंक के आपको अलर्ट करते हैं, उस घर को प्रोटेक्ट करते हैं कि इस घर में कोई आ रहा है। वो अपनी ड्यूटी वो पूरी निभाते हैं कि मैं भौंक के वो चीज वो आपको बताते हैं ताकि आप उठ जाएं और वो उस घर को प्रोटेक्ट कर पाए। ये एक बेजुबान जानवर है, जो भी हम घर में पालतू जानवर है हमारे साथ बेजुबान है। अक्सर ये भी बीमार पड़ते हैं, ये भी अच्छा फील नहीं करते हैं। तो हम कैसे इन्हें पहचाने कि ये बीमार है, क्योंकि कुछ कह तो सकते नहीं हैं। तो क्या इनकी आदतें और इनके जो ऐसे मतलब काम हैं जिन्हें देखकर ऑब्जर्व करके हम पहचान सकते हैं कि ये बीमार हैं? जी देखिए, आप इजीली अगर आप कोई पेट लेकर आ रहे हैं घर पे, तो आप उसको बचपन से पाल रहे हैं, आपको उसके बचपन की हर एक आदत पता होती है कि वो कब खुश है, कब वो उदास है, कब वो जो है एकदम सैड बैठा हुआ है। तो आप इजीली आप उसको जो है रिकग्नाइज कर सकते हैं। अगर पेट खुश है तो वो आपके साथ खेलता रहेगा, तो आपको उसमें कोई चीज नहीं आपको लगेगी कि बच्चा बीमार है, पेट बीमार है, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका पेट बहुत उदास है या आपके साथ खेल नहीं रहा है, तो उसमें क्या है, आप इमीडिएट जो है ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाता है उसकी जितनी बीमारियां होती हैं वो चीज निकल आती है, ब्लड टेस्ट के थ्रू निकल के आ जाती हैं। अच्छा नम्रता जी, एक बहुत अहम सवाल ये है कि अक्सर क्या होता है कि किसी वजह से हमारे घर में देखिए पेट है और किसी वजह से हमें कहीं जाना पड़ गया कुछ दिनों के लिए, या फिर हमारा कहीं ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसे में अक्सर लोग क्या करते हैं कि या तो अपने पड़ोसियों को दे जाते हैं, या कुछ दिन के लिए अपने जान पहचान के लोगों के यहाँ उनको दे जाते हैं कि मतलब आप कुछ दिन के लिए इन्हें पाल लीजिए। तो ऐसे में जो एक पालतू जानवर है वो कैसा महसूस करता होगा? मतलब बहुत लोनली फील करता होगा, क्योंकि अपने मालिक से काफ़ी अटैच भी होता है। तो क्या ये सही चीज़ है, या फिर हमें कहीं उन्हें छोड़ देना चाहिए किसी पेट हाउस में, या कोई ऐसी जगहें हैं जहां हम उन्हें दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए? देखिए, आप जब कोई पेट लेकर आते हैं तो वो आप जितने अटैच होते हैं आपसे कई ज्यादा वो पेट आपसे अटैच होता है। अगर आप कोई पेट लेकर आ रहे हैं तो वो आपको ही अपना सब कुछ मानता है, उसके लिए फिर दीन दुनिया या उसको उस चीज की किसी चीज की जरूरत नहीं होती। बट जो पेट है वो आपको आपका प्यार मांगता है, वो सिर्फ आपसे प्यार चाहता है। अगर आप कोई पेट लेकर आते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप अगर उसकी एंड तक आप उसको संभाल सकते हैं, आप उसकी जो है केयर कर सकते हैं, आप उसको नहीं छोड़ सकते। चाहे आपका ट्रांसफर हो, आपको कहीं जाना पड़े, आपको अगर कुछ दिनों के लिए जाना है तो उसके लिए बोर्डिंग्स वगैरह खुले हुए हैं, आप बोर्डिंग्स में दे सकते हैं। बट वो भी आप बहुत जो है देख के दीजिए, बोर्डिंग्स भी जो बहुत अच्छे बोर्डिंग्स हो, जहाँ पे बहुत अच्छे से उनको रखा जाए, उनका खाने पीने का ध्यान रखा जाए, हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, आप वहाँ बोर्डिंग्स में दीजिए। अगर आपका ट्रांसफ़र होता है या आप जॉब करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र होता है, तो आप किसी को भी ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है आपने किसी को भी दे दिया है, कोई आपसे मांग रहा है कि हाँ हमें दे दीजिए, या अपना पेट हमें दे दीजिए, हम रख लेंगे। आप बिल्कुल उसकी जो है बिल्कुल छानबीन करके कि आप उसको एक बच्चे की तरह ला रहे हैं तो वो आपका एक बच्चा हो गया, आपके फैमिली मेंबर हो गया। तो आप उसको इस तरह रखिए कि आप उसको उस घर में दीजिए जो उसको बिल्कुल ध्यान से उसका रख पाए, उसका ध्यान रख पाए। जैसे आप रखते हैं, आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही वो उस बच्चे का ध्यान रख पाए। उसको ये ना महसूस हो कि मैंने अपने ओनर को छोड़ा और मैं कैसे जगह पर आ गया जहाँ पे उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो उसमें क्या होता है, वो बच्चा बहुत ट्रॉमा में आ जाता है। उसको दो ट्रॉमा लगते हैं, एक वो अपने ओनर को छोड़ने का ट्रॉमा जो उससे ओनर उसका दूर चला गया, प्लस उसको एक वो ट्रॉमा रहता है कि मैं ओनर तो गया प्लस मेरे को जैसी जगह पे रखा है मेरा वहां पे ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो वो बच्चे को सोच के अपने माइंड में वो सोच के रखिए कि बच्चा भी ट्रॉमा में, आपका पेट बहुत ट्रॉमा में आ सकता है। नम्रता जी, एक आखिरी सवाल भी कहें या फिर इसे एक मैसेज कहें उन लोगों के लिए जो पेट पालते हैं और उसके शौकीन होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भगवान की ये बहुत ही अच्छी चीज बनाई गई है कि अगर आप उदास हैं या आपको कहीं से भी कोई भी किसी चीज की परेशानी है, आपकी वो परेशानी वो चीज कम नहीं कर सकते हैं, बट आपका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है माइंड डाइवर्ट करना। आपको वो सिर्फ आपको क्या चाहिए, इनकी ये सिर्फ एक ये खुशी दे देते हैं, आपको वो सारे गम, आपके वो सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी तकलीफें उसको भुला देते हैं। आप इनकी जैसे आप हरकतें देखेंगे घर पे करते हुए, इनके अंदर वो सेंस है। अगर आप उदास होते हैं या आपको किसी भी चीज़ की परेशानी है तो ये सेंस कर लेते हैं उस चीज़ को, और आपके पास जो है ये खुद आते हैं और आपके पास आके ये ऐसे ड्रामा करते हैं, आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, आपके साथ खेलते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ये आपका जो है माइंड डाइवर्ट करते हैं। तो ये चीज़ भगवान की ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसे आप ज़रूर लेकर आएँ। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी,
आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें इनको लाने से पहले। इनकी वैक्सीनेशन ध्यान रखें, मैं फिर से बोलूँगी इनकी वैक्सीनेशन का ध्यान रखें, इनके खाने पीने का ध्यान रखें। और अगर हो सके तो आप ब्रीड को प्रमोट ना करके, ब्रीडिंग को प्रमोट ना करके, पेट शॉप को प्रमोट ना करके, आप एक इंडी को, आप एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट करें। आप उन स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करेंगे तो आप किसी होमलेस को होम देंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। कई लोग होते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि सड़क पे जो है ऐसे कुत्ते घूम रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि इधर उधर गंदा करते हैं। तो अगर आप पेट लवर हैं तो आपको अगर चाहिए कि आपको शौक है कि आपके घर में एक डॉग आए, आप उसको पालें, जो भी आपके घर के नीचे छोटे पपीज़ होते हैं या कुछ होते हैं तो आप उनको अडॉप्ट कीजिए, आप उनको अडॉप्ट कराइए, आप उनके अच्छे फैमिली में अडॉप्ट कराइए और हाउस चेक कीजिए कि बाद में उनको अच्छे तरीके से रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। नम्रता जी, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि ये जो पेट्स होते हैं ये हमारे घर का एक सदस्य है, फैमिली मेंबर की तरह होते हैं और हम ये कहेंगे हमारे सुख दुख के साथी भी होते हैं। जैसा कि हमने देखा भी कि ये जितनी देर भी हमने बात करी ये हमारे आसपास ही थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी नाज़रीन को इतनी अहम जानकारी फराहम की पेट से जुड़ी। नाज़रीन, वालिदैन हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक अच्छे माहौल में परवरिश मिले और वो उनके ख्वाबों की कसौटी पर खरे उतरे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिन्हें वालिदैन हल नहीं कर पाते। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सबीम रिजवी, जो बाज़ाब्ता खुद एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। तो आइए बात करते हैं उनसे। आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया समरीन। अच्छा, सबसे पहला और अहम सवाल तो ये है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हर माँ बाप उनका लाड भी करते हैं, लेकिन कई बार जो ज़िदें होती हैं बच्चों की वो बेजा होती हैं, मतलब वो पूरी नहीं भी करनी चाहिए लेकिन वो माँ बाप करते हैं उनकी ज़िदों को पूरा। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये ज़िद जो है उस बच्चे के अंदर पनप जाती है और उसकी एक आदत बन जाती है और आगे चल के जब वो बड़ा होता है तो उसकी शख्सियत में भी ये ज़िद शामिल हो जाती है। तो शुरुआती दौर में ही इसे कैसे रोका जाए? ये बहुत अहम सवाल है समरीन। और बच्चों को अगर आप देखिए, हम अक्सर माँ बाप से जब बात करते हैं तो वालिदैन अक्सर कहते हैं कि हमारा बच्चा तो इतना ज़िद्दी है, अपनी ज़िद मनवा के ही छोड़ता है। पर उसके बारे में अगर आप सोचें तो बच्चा जो है वो उसको आपने पैदा किया है जी, वो ज़िद सीख के नहीं आया है वूम से, है ना। तो कहीं ना कहीं हम क्योंकि अपने बच्चे को अगर वक्त कभी नहीं दे पाते हैं या और सिलसिलों में बिजी हो जाते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा इस तरह से भी प्यार दिखाया जा सकता है। तो हम उसकी ज़िदें पूरी करके सोचते हैं चलो एक बच्चा है या दो ही तो बच्चे हैं, क्यों ना हम करें उनके लिए। तो शुरू में तो हम उनकी ज़िदें पूरी करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक अच्छे माँ बाप हैं, हम बहुत अच्छे से अपना रोल निभा रहे हैं। पर जब वो ज़िदें हमको परेशानियां देने लगती हैं तो हम उसको ऐसे देखने लगते हैं कि अरे बड़ा ज़िद्दी बच्चा है। बिल्कुल। तो हम फौरन से उसको अलग कर देते हैं कि नहीं मेरा बच्चा ज़िद्दी है। जो हम नहीं देख पाते हैं कि ये जो ज़िद्दी बच्चा है उसकी ज़िदें पूरी कर के हमने उसको रीइंफोर्स कर दिया है, बना दिया है, हमने बना दिया है। तो वो बच्चा सीख के वो ज़िद नहीं आया है। पेरेंट्स के बिहेवियर में सर्टन चेंजेस अगर हम लाएं, अगर हम अपने लेवल पे अगर वालिदैन हैं हम सोच लें कि हाँ अगर बच्चा कुछ मांग रहा है। एक आपको छोटी सी मिसाल दूंगी कि स्पेशली माओं का मर्तबा बहुत बड़ा होता है और जो घर पे रहती है मैं कहती हूँ उनका तो और भी बड़ा होता है क्योंकि उनकी कोई आउटलेट नहीं होती। तो वो बच्चा आता है, खाने का वक्त है, गालिबन उनसे मांगता है कि मुझे ये बिस्किट खाना है, कुकी चाहिए, और माँ ने बोला नहीं खाने का वक्त है नहीं मिलेगी, और काम कर रही हैं, वो मसरूफ़ है किचन में। वो बार बार बोलता है, माँ आजिज़ी में आके पूरा डब्बा उनके हाथ में दे देती है जी, है ना, आजिज़ी में आके दे दिया। बच्चे ने क्या सीखा कि एक बार मांगो नहीं मिलेगा, दो बार मांगो नहीं मिलेगा, लेकिन जब मांगते रहो मुसलसल तो ज़रूर से माँ पूरा डिब्बा या मेरे वालिद साहब पूरा डिब्बा मेरे हाथ में दे देंगे जी। तो हुआ क्या कि मैंने मना किया लेकिन मैंने उसको स्ट्रेंथन कर दिया। तो वो जिद आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ, फिर उसको समझ में आ गया कि एक बार में नहीं मिलेगा, मुझे बार बार मांगना है, मुझे मिलेगा। आपने बिल्कुल सही फरमाया। कई मर्तबा ये होता है कि माएँ अक्सर ऐसा करती हैं कि अपनी मसरूफियात के चलते हुए बच्चों को थोड़ा सा ये कहती हैं कि जिद ना करे और पीछा छोड़े, तो फिर ये चीज़ दे दो उठा के। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि ऐसा भी देखा गया है और मेरे ख्याल से हर घर में ये होता भी है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और सुबह उठते हुए बहुत ही
अलकसाते हैं और स्कूल जाने में जी खास तौर से जी। रोते हैं, कभी बहाना बनाएंगे कि पेट दर्द है आज नहीं जाना है, जी। और इतनी ज़्यादा जिद करते हैं कि बिलाखिर जो है उन्हें ये कह दिया जाता है चलो आज छुट्टी कर लो। जी जी ठीक है, तो ये भी एक तरीके की जिद ही है। जी ये बहाने हैं या सच में बच्चे भी एंजाइटी के शिकार होते हैं? जी। नहीं, बहुत अहम सवाल है समरीन। मैं कहूँगी कि अक्सर ये होता है कि बच्चे जब स्कूल जाना नया नया शुरू करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल दौर होता है, आसान नहीं होता। घर के सिक्योर एनवायरनमेंट को छोड़ के फ़ौरन से अगर वो एक नई जगह जाते हैं, घर में क्या होता है, ये तो मेरी रानी बेटी है, ये तो मेरा राजा बेटा है, तो घर के हम राजा हम रानी। स्कूल पहुँचे तो सारे राजा सारे रानी हो गए ना, सारे बच्चे अपने घर में इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को उतना अटेंशन मिलता है। तो बच्चे को कहीं ना कहीं उतना अटेंशन स्कूल में नहीं मिल पा रहा है अगर, या अगर कुछ बुलिंग हो रही है उनके साथ, या उनको लग रहा है कि ज़्यादा मुझे ये माहौल जो है, मैं डांट ज़्यादा खा रहा हूँ यहाँ पे या खा रही हूँ यहाँ पे, तो कभी कभी एक्चुअल मसले भी हो सकते हैं कि आपको लगे कि अगर आपका बच्चा मुसलसल कह रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है और बार बार आपको बोल रहा है कि आज पेट में दर्द है, आज सर में दर्द है, तो मैं कहूँगी उसको ज़रूर संजीदगी से ले। हो सकता हो कोई ज़रूर ऐसी वजह हो जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं, तो आपको वालिदैन होने के नाते ये जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सबीन, अगर बात करें वर्किंग वुमेन की और एक घरेलू माँ की, तो अक्सर ये कहा जाता है जो घर में ख़वातीन हैं वो तो बच्चों पर अच्छे से ध्यान दे लेती हैं, लेकिन जो वर्किंग है वो टाइम की कमी के चलते अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाती, और अक्सर एक गिल्ट उनके अंदर पनप जाता है जिसके चलते वो अपने बच्चों को तरह तरह के तोहफे भी देती हैं उस गिल्ट को दबाने के लिए। तो ये कहाँ तक सही है? जी, तो बहुत अहम सवाल है समरीन। पहले तो इस बात से शुरुआत करूंगी कि जो घर पे रहती हैं वो भी वर्किंग मदर्स हैं और जो बाहर जाती हैं वो भी वर्किंग मॉम्स हैं, और दोनों का गिल्ट अलग अलग तरह का होता है। लेकिन जो प्रोफेशनली काम करती हैं उनका वो मॉम गिल्ट, क्योंकि हम मदरहुड को इतना ग्लोरीफाई करते हैं ना कि माँ का मर्तबा सबसे ऊंचा है, और अगर आप अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं काम पे, तो ऐसा लगता है कौन सी सेल्फिश काम कर रहे हैं। और वो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के माशरे में हम रहते हैं उसको और ज़्यादा मैग्नीफाई किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं कहूँगी माओं के लिए, कि पहले उस मॉम गिल्ट से निजात पाएं। आप अगर बाहर भी जा रहे हैं, आप एक कामयाब प्रोफेशनल बन रहे हैं, तो आपका बच्चा बहुत कुछ हासिल करेगा आपके एक्सपोजर से, आपकी वजह से। बिल्कुल। बट ज़रूरी ये है कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज को बिल्कुल क्लियर रखें। ऑफिस से आए, अपना वक्त दें, गिफ्ट्स वगैरह आपका जितना दिल चाहे आप दे सकते हैं एक लिमिट के अंदर, लेकिन जो बच्चे को चाहिए वो आपके वक्त का गिफ्ट चाहिए। बिल्कुल। आप अपना जो भी सबसे बड़ा तोहफा जो अपने बच्चे को दे सकते हैं, अपना वक्त दे सकते हैं। तो बेशक थोड़ा वक्त दें, आप 15 मिनट दें, 10 मिनट दें, आधा घंटा दें, लेकिन वो वक्त आपका अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने जो भी आपके वर्क रिलेटेड स्टफ है उससे अलग होना चाहिए। बच्चे को लगे कि सारी जो तवज्जो है मेरी माँ की वो इस वक्त मुझ पे है, और उतना बच्चे के लिए काफ़ी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटा उनके साथ बिता रहे हैं तो उनकी परवरिश बड़ी अच्छी कर पाएंगे। अगर आप रोज़ बरोज़ 2 घंटा भी उनके लिए निकाल पा रहे हैं, 1 घंटा निकाल पा रहे हैं, और वो 1 घंटा आप अच्छी वैल्यूज़ दे रहे हैं, आप उनको अच्छी बातें सिखा रहे हैं, आप उनके बारे में पूछ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही फरमाया है डॉक्टर साहिबा, और ऐसा कहा भी जाता है कि जो एक घर होता है वो बच्चे की पहली पाठशाला है। जी, वहीं से वो अच्छी बातें भी सीखता है और बुरी चीज़ें भी इख्तियार करता है। जी, तो हमारा यानी हम वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को जो वैल्यूज़ देनी है उन पर ध्यान दें। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे जो ये नाजरीन है और ख़ास तौर से वालिदैन जो हैं उनके लिए बहुत ही अहम जानकारी फराहम की। लेकिन अगली मर्तबा कुछ और बातें हम आपसे जानेंगे बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ी। नाजरीन, पहले भी हमने आपको ये बताया है कि किस तरह से हमारे किचन में जो चीज़ें हैं उन्हें इस्तेमाल करके हम छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और अगर बात की जाए आयुर्वेद और यूनानी की, तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। आज हम इसी मौजू पर बात करने के लिए आ गए हैं योगिता जी के पास। डॉक्टर योगिता, अक्सर ऐसा कहा जाता है, ख़ासतौर से हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते थे कि खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो सब खानी चाहिए, सेहत के लिए सब ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिन्हें मिलाकर खाना ठीक नहीं है सेहत के लिए, जैसे कि दूध और दही ले लीजिए। तो ऐसा क्यों है? समरीन जी, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है।
अभी तक हम अपने जो बड़े बूढ़ों से ये सुनते आए हैं कि आप ये मत खाओ, ये खा लिया तो इसके बाद पानी नहीं पीना, ऐसा कर लिया तो ये मत करो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्यों है, ये केस टू केस डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि दूध और दही एक साथ नहीं खाना चाहिए। अगर आप दूध और दही एक साथ खाते हैं तो दूध जब आप स्टमक में जाता है तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसके बाद उसका डाइजेशन जो है स्लो हो जाएगा। तो बहुत सारे केसेस में जब आप इस तरीके की जो इनकम्पेटिबल फूड आइटम्स हम इन्हें कह सकते हैं, आयुर्वेद में इनको विरुद्ध आहार कहा गया है। कुछ आइटम्स जो हैं फूड आइटम्स इनकम्पेटिबल होते हैं। जैसे कि आप अपनी इसको लैब से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप अपनी केमिस्ट्री लैब में कभी जाते होंगे तो वहाँ एसिड और बेसिस को मिलाने पे किस तरीके की रिएक्शन होती है। तो इसी तरीके से जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उसे पचाने के लिए अलग तरीके के एंजाइम सिक्रीट होते हैं, या फिर हमारे उस खाने की चीज़ में कुछ इस तरीके की केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं जो कि जब बॉडी में दूसरे फूड आइटम के साथ जाते हैं तो या तो वो उसके अच्छे इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रीन टी का बहुत चलन है। ग्रीन टी के अंदर कैटेचिन्स होते हैं। अगर आप उसके अंदर दूध मिला देते हैं तो दूध का कैसीन जो है वो कैटेचिन के साथ कंबाइन हो जाता है, तो कैटेचिन का जो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है और जो उसके गुड इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से कैफीन रिच जो फूड होते हैं वो हमारी बॉडी में जाके आयरन का एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत से अलग अलग तरीके के विरुद्ध आहार या इनकम्पेटिबल फूड्स हम कहते हैं, वो लेने से या तो वो दूसरी चीज़ की जो उसके बेनिफिट्स हैं उनको कम कर देगा, या फिर वो दोनों आपस में लेने में कॉम्बिनेशन में ही कोई इस तरीके की उनके अंदर रिएक्शन होती है कि जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है। डॉक्टर योगिता, ये विरुद्ध आहार की जो आप बात कर रही हैं तो हमारे नाज़रीन को बताइए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि कौन कौन से ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जिन्हें साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि दूध और दही को एक साथ नहीं लेना चाहिए। इसी तरीके से शहद और घी जो है वो एक साथ इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। अगर आप अनइवन क्वांटिटी में लेती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसको आप इक्वल में लेती हैं तो वो जहर के बराबर होता है, तो उसको इकट्ठे एक बराबर नहीं लेना चाहिए। इसी तरीके से शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। जो विरुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ दो फूड की कंपैटिबिलिटी नहीं है, इवन जो कुकिंग पॉट होता है उसके लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि आप कोई भी खट्टी चीज़ है अगर आप उसको तांबे के बर्तन में बनाती हैं या पीतल के बर्तन में बनाती हैं तो वो वहाँ जाके रिएक्ट होता है। तो इस तरीके का आपको कुकिंग करते हुए उसमें नहीं लेना चाहिए। आप आयरन रिच अगर आयरन के बर्तन में बनाती हैं तो वो उसमें रादर एनहेंस करता है, लेकिन उसमें भी आपको खट्टी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। आप कोई भी गर्म चीज़ लेती हैं, जैसे आपने कोई स्पाइसी फूड लिया है तो उसके एकदम बाद आप ठंडा नहीं लेंगे, जैसे आपने समोसे के बाद कोल्ड ड्रिंक ले लिया, तो ये जो है इस तरीके के कॉम्बिनेशंस नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार कुछ फल हैं जो खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा हो गया, मौसमी हो गई या पाइनएप्पल हो गया, तो इनको आपको दूध या दही के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। आजकल बड़ा कॉमन है कि दूध जो है विप्ड क्रीम आती है मार्केट में, तो क्रीम के अंदर सब फ्रूट्स काट के मिला के उसमें चीनी डाल के उसकी एक फ्रूट सैलेड बनाई जाती है, तो वो एक्चुअली विरुद्ध आहार है, वो हमें नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार जब हम मैंगो शेक जैसे आजकल लिया जाता है तो मैंगो अगर वो खट्टा मैंगो है तो आपको बिल्कुल ही नहीं ऐड करना है, वैसे तो अदरवाइज वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आपको खट्टे कोई भी इस तरीके के फ्रूट जो है दूध के साथ मिला के नहीं लेने चाहिए। ग्रीन टी का जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन टी या इवन ब्लैक टी भी जो है उसके बेनिफिट्स तभी तक हैं जब तक आप उसमें दूध नहीं मिला के ले रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दूध के साथ मछली नहीं खाना चाहिए, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। जब आप दूध वाली कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो दूध के साथ आप कोई भी नमक वाली चीज़ नहीं लेंगे, जैसे कि नमकीन हो गई, भुजिया हो गई, पकौड़ा हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें आपको दूध के साथ नहीं लेनी है। अच्छा, ये तो हुई कौन कौन से ऐसी ग़िज़ा है जिसको साथ मिलाकर हम नहीं ले सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रूट्स की, फलों की, तो कई मरतबा ये होता है कि लोग कहते हैं कि फल खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, लेकिन अगर जूस हम ले लें, क्योंकि देखिए अगर एक मौसमी है, ठीक है, तो एक ही मौसमी हम खा पाएंगे, जबकि जूस अगर हम लेंगे तो हम 4 मौसमी का भी पी सकते हैं। इसी तरीके से अगर सब्जियों की बात करें तो क्या सब्जियों का जो जूस होता है वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है? समरीन, मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप जूसेस की बात करती हैं
तो आपने जब जूसेस निकाले उसमें से तो आपका लिक्विड पोर्शन तो आ गया, लेकिन आप उसमें रफेज छोड़ देते हैं। तो रफेज जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। आप देखेंगे आजकल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है लोगों में बहुत ही कॉमन है, और ये जो हमारी दर्शक जो अभी इसे देख रहे हैं वो भली भांति से परिचित होंगे कि उन्हें कितना कॉन्स्टिपेशन का एज बढ़ने के साथ और ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो उसका एक कारण ये भी है कि हम रफेज को छोड़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको इस तरीके का करना ही है तो आप स्मूदीज लीजिए रादर देन कि आप उसको रफेज को बिल्कुल निकाल के और सिर्फ जूस ले रही हैं। क्वांटिटी जरूर आपकी कम होगी, लेकिन उतनी क्वांटिटी आपके लिए सफिशिएंट है। आप उसके मेन इंग्रेडिएंट जो रफेज है, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रफेज के साथ रह जाते हैं, तो आप उसे ज़रूर लीजिए। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। जहाँ तक वेजिटेबल्स की बात है तो वेजिटेबल्स को कुक करके ही लेना चाहिए। सभी वेजिटेबल्स का स्मूदी बनाना जो है वो सही नहीं है। अच्छा, तो उसको आपको कुक्ड फॉर्म में ही लेना चाहिए। रफेज के लिए आप सिर्फ जो कच्ची सैलेड जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, इस तरीके की तो आप ले सकती हैं, लेकिन अदरवाइज आपको उनका जूस निकाल के लेने का कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं रहता है। आप उसे कुक करके प्रॉपर तरीके से लीजिए। डॉक्टर योगिता, आपने वाकई आज हमें बहुत अहम जानकारी फराहम की है, और यकीन कीजिए कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद भी नहीं जानती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली मर्तबा फिर हम आपको तकलीफ देंगे, कुछ और अहम जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, आज के अपने इस एपिसोड में हमने आपको कितनी सारी अहम बातें बताई। हमें पूरा यकीन है कि आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, आपसे बात करते करते कैसे ये सफ़र कर लिया, देखिए पता ही नहीं चला। हमें पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज का ये एपिसोड भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो फिलहाल के लिए अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अगली मर्तबा फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।